दोस्तों, मैं आज आपको ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो दिल को आपको छू लेगा। दो भाई होते हैं जिनके माता पिता का देहांत हो जाता है और बड़े भाई ही छोटे भाई का लालन पालन करता है। लेकिन जब छोटा भाई जब बहुत पैसे कमाने लगता है तो अपने बड़े भाई से किस प्रकार से व्यवहार करता है यह जानकर आप दंग रह जाइएगा। तो चलिए मेरी कहानी में बने रहिए, आपको सचमुच बहुत अच्छा लगने वाला है। और अगर सचमुच अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। विश्वनाथ जी के घर में कोई भी चीज की कमी नहीं थी। उसके दो दो बेटे थे। एक बेटा तो अब शादी के योग्य हो चुका था, लेकिन एक अभी छोटा था। वह अभी पढ़ लिख रहा था। उसकी अभी पढ़ाई पूरी नहीं हुई थी और अभी तो बहुत खर्च होने वाले थे। विश्वनाथ जी के पास भी कुछ ज्यादा खास पैसा नहीं था। बस वे अपना किसी प्रकार से गुजारा चला रहे थे और दोनों भाइयों का लालन पालन कर रहे थे। वैसे तो बड़ा भाई भी अपने छोटे भाई का बहुत मदद करता था, क्योंकि जो भी पैसे कमाता था अपने छोटे भाई की पढ़ाई लिखाई में खर्च करता था। अभी छोटा भाई इंटर में ही पढ़ रहा था। अभी पूरी पढ़ाई बाकी ही थी कि विश्वनाथ जी की तबीयत ज्यादा अचानक से खराब हो गई और उनकी देहांत हो गई। माँ तो पहले ही गुजर चुकी थी। अब बस दोनों भाई अकेले ही रह गए थे। लेकिन विश्वनाथ जी जाते से पहले अपने बड़े बेटे की शादी कर दी थी। शादी के साल भर के बाद ही विश्वनाथ जी का देहांत हो गया था। लेकिन अब दोनों भाई अकेले पड़ गए थे। घर में नई बहू आई थी, वह भी कुछ समझ नहीं पा रही थी। खासकर ऐसे तो घर चला लेती थी, लेकिन दो दो भाई थे और दोनों का जिम्मेदारी अब उस घर की बहू पर ही आ गया था। वैसे तो वह खाना पीना बना ही लेती थी, लेकिन घर में पैसों की कुछ तंगी थी। इसलिए बड़ा भाई रोहित अपनी पत्नी से बोलता है, अब तो पिताजी भी दुनिया से चले गए हैं। वह राहुल को बहुत पढ़ा लिखा कर बहुत बड़ा ऑफिसर बनाना चाहते थे। अब मेरे पिताजी की सपना अधूरा ही रह गया है। इसलिए रोहित की पत्नी बोलती है, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? अधूरा कैसे रह गया है? आप तो है ही, अपने भाई को पढ़ाइए लिखाइए। इस पर रोहित बोलता है, मैं तो वही चाहता हूँ कि पिताजी का सपना पूरा हो। रोहित पढ़े लिखे, वह भी शायद यही चाहता होगा। लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे डर लग रहा है कि अगर हम दोनों का कोई बच्चा संतान हुआ तो अपने बच्चों की परवरिश में न लग जाए और मेरे पिताजी का सपना पूरा होने से अधूरा ही न क्यों न रह जाए। इस पर उसकी पत्नी बोलती है, आप इसकी चिंता क्यों करते हैं? ऐसा कुछ नहीं होगा। इस पर रोहित बोलता है, तो क्यों ना हम दोनों आज एक फैसला लेते हैं। हम दोनों माँ बाप कभी बने ही ना। इससे राहुल का पूरा सपना भी पूरा हो जाएगा। मेरे पिताजी को मैं वादा क्योंकि दिया हूँ। इस पर दोनों तैयार हो जाते हैं। राहुल को ही अपना बच्चा समझने लगते हैं। वैसे भी बड़े भाई और भाभी तो माँ बाप के समान ही होते हैं। वे दोनों एक दूसरे से बात ही कर रहे थे कि उसी समय राहुल आ जाता है और बोलता है, भैया अब तो हम पढ़ाई कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि अब तो पिताजी चल गए हैं और आपके पास भी उतना पैसा नहीं है। इस पर रोहित बोलता है, तुम इसकी चिंता मत करो, हम है ना, हम तुम्हारे बड़े भाई पिता के समान ही तो है और तुम इसकी चिंता मत करो, तुम पढ़ाई पर ध्यान दो। राहुल को बहुत बड़ी मेहनत करके भैया भाभी दोनों बहुत पढ़ाते लिखाते हैं, बाहर भेजते हैं पढ़ने के लिए। राहुल को तो कुछ भी होश नहीं रहता है कि किस प्रकार से कितना मेहनत करके भैया भाभी पढ़ा रहे हैं और उसके पढ़ाने लिखाने उसकी परवरिश में कोई कमी ना हो जाए, माँ बाप का प्यार दुलार ना में कमी ना हो जाए। इसलिए वह खुद का भी संतान होने नहीं देते हैं, जिससे अब राहुल की परवरिश में कोई भी कमी नहीं होता है। रोहित बहुत मेहनत करता है और उसकी भाभी भी ईर्ष्या नहीं करती है, राहुल को अपने बेटे के समान ही मानती है। धीरे धीरे वक्त के साथ राहुल को बहुत बड़े ओहदे पर जॉब लग जाता है। आज आज विश्वनाथ जी का सपना पूरा हो जाता है। रोहित पिताजी के फोटो के सामने जाकर कहता है, पिताजी मैंने इन 10 सालों में आपका सपना पूरा कर दिया है। अब शादी के रोहित के 10 साल हो चुके थे, तब जाकर राहुल को जॉब लगा था। अब राहुल का भी शादी का वक्त आ गया था, इसलिए रोहित राहुल के लिए लड़की खोजने लगता है और भगवान की कृपा से पढ़ी लिखी शहर की ही लड़की मिल जाती है। लेकिन राहुल का जॉब शहर में रहता है, इसलिए राहुल शहर में ही जाकर बसना चाहता था। लेकिन रोहित चाहता था कि राहुल अब हमारे पास रहे। वैसे तो शहर मार ज्यादा गांव से दूर नहीं था, चाहता राहुल तो गांव से भी शहर जाकर पढ़ने लिखने जा सकता था। इसलिए वह अपने भैया भाभी के मान सम्मान का भी मान रखता था।
राहुल भी बहुत अच्छा लड़का था। यह जानता था कि मेरे भैया भाभी कितना मेहनत करके उसे पढ़ाए लिखाए है, और वह यह भी जानता था कि मेरे लिए वह अपना कोई भी संतान भी नहीं लाए। इसलिए राहुल भी अपने भैया भाभी का बहुत इज्जत करता था। वह एक बेटे की तरह भैया भाभी की हर बात मानता था। लेकिन शादी के हो जाने के बाद अब उसकी पत्नी आ गई थी। अब उसकी पत्नी की भी जिम्मेदारी राहुल पर आ गई थी। रोहित और उसकी भाभी राहुल को हरदम समझाते थे कि तुम अपनी पत्नी को हमसे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट दिया करो, हम उसका मान सम्मान ध्यान रखा करो। हमारे घर में औरतों का इज्जत होता है, उस पर हाथ कभी भी मत उठाना और उसकी बात मानना। यह सब रोहित राहुल को समझा देता है। राहुल भी अपनी पत्नी का बात मानने लगता है। वैसे तो राहुल अपने भैया भाभी के बारे में अपनी पत्नी को भी बताता है, और इधर चारों की जिंदगी अच्छे से चल रही थी। लेकिन साल भर होते होते राहुल को उसकी पत्नी पता नहीं कैसे किस प्रकार से शहर ले जाने के लिए जिद करने लगी और बोलने लगी, मुझे तो गांव में मन ही नहीं लग रहा है, शहर में चलकर क्यों ना रहा जाए। राहुल भी तैयार हो जाता है क्योंकि वह जानता है कि मेरी पत्नी शहर में रही है, इसलिए शायद शहर जाने के लिए जिद कर रही है। लेकिन उसकी पत्नी के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। वह यह चल रहा था कि इनका जॉब के चलते ही भैया भाभी इनको पनाह दिए हैं और इनका सारा पैसा अपने पास रख लेते हैं। असल में राहुल जब भी पैसा आता था तनख्वाह तो भैया भाभी के ही हाथों में दे देता था, क्योंकि वह जानता था कि सारी मेहनत तो भैया भाभी के ही है। लेकिन उसकी पत्नी तो यह सब नहीं देखी थी, ना जानती थी। राहुल जानता था, लेकिन फिर भी पता नहीं, जब बिगड़ना रहता है घर द्वार तो मति हेरा ही जाती है। और अपनी पत्नी की बात मानकर वह शहर रहने चला गया। अब शहर रह रहा था। भैया भाभी को बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन क्या करते, मजबूरन में छोड़ दिए। जब भैया भाभी बहुत रो रहे थे यह राहुल देख रहा था और उसकी पत्नी भी, लेकिन वह समझा के गए कि अभी हम लोग के शहर में रहने के लिए बस छोटा सा घर है, हम लोग बहुत जल्दी बड़ा घर ले लेंगे तो आप दोनों के भी बुला लेंगे। लेकिन यह सब तो सब बहाना था। वहाँ शहर में जाकर राहुल और राहुल की पत्नी दोनों बस जाते हैं। राहुल की पत्नी निरुपमा बहुत ही अच्छी थी, लेकिन वह अपने भैया भाभी के पास राहुल को नहीं छोड़ना चाहती थी, क्योंकि उसके मन में था कि ये तो भैया भाभी है, सास ससुर यानी कि माँ बाप थोड़ी ही है। वह हरदम राहुल को समझाती थी और यह भी समझाती थी कि तुम्हारा जो जॉब लगा है, पढ़ाई लिखाई किए हुए अपने दम पे किए हो, अगर तुम पढ़ने में बुड़बक रहते, होशियार नहीं रहते तो तुमको यह जॉब नहीं लग पाता। इस प्रकार से राहुल भी अपनी पत्नी के बात में आ जाता है और वक्त के साथ वक्त बीतते जाता है। इधर 5 से 6 साल होने वाला था। अब राहुल का तो एक बेटा भी हो गया था, लेकिन इधर रोहित और रोहित के पत्नी के कोई संतान नहीं हुए थे, क्योंकि राहुल की वजह से ये लोग अपने संतान ही भूल गए थे और शादी की इतने सालों के बाद अब कोई संतान रखना भी नहीं चाहते थे, क्योंकि राहुल और रोहित की उम्र में 10 साल का फर्क था। और इस प्रकार से अब रोहित और रोहित की भाभी सिर्फ अकेले गाँव में ही रह गए थे। ऐसे तो गांव में सब कुछ था, घर था और खेत खलिहान थे, जिससे रोहित का गुजारा चल जाता था। लेकिन फिर भी एक संतान की कमी तो जिंदगी भर बुझाती ही है। और रोहित कभी नहीं, सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरा भाई इस प्रकार से करेगा। उसकी पत्नी भी रोहित की बहुत रोती थी कि मैंने अपने देवर को बेटे के समान माना था, लेकिन मेरा बेटा घर छोड़कर चला गया। इस पर रोहित बोलता है, कोई बात नहीं, अगर अपनी खुद की भी संतान होती तो उसे शहर जाना पड़ता तो चल ही जाता। इस पर रोहित की भाभी बोलती है, चलने के लिए तो कोई बात नहीं है, लेकिन एक फोन कॉल भी इतने सालों में नहीं आया, वे तो हमें लगता है भूल ही गए हैं। इस प्रकार से दोनों रोते रोते इधर जिंदगी बिता रहे थे, एक दूसरे के सुख दुख में साथ देते थे। और उधर राहुल और राहुल की पत्नी निरुपमा बहुत खुश थे, क्योंकि उनके घर में एक बेटे का जन्म हो गया था। हर नवरात्रि के समय पूजा पाठ अर्चना होता था और इसी तरह बेटे की मोह में निरुपमा बहुत ही अंधी हो गई थी। वह राहुल को तो अपने कब्जे में कर ही रही थी और अपने बेटे को भी अपने कब्जे में ही करना चाहती थी। वह एक ऐसी अब बहू चाहती थी, क्योंकि निरुपमा का बेटा बड़ा हो गया था, शादी के योग्य हो गया था, वह भी बहुत अच्छे पैसे कमाता था। लेकिन निरुपमा राहुल से बात करती थी कि मुझे ऐसी बहू चाहिए जो मेरी हर बात माने, मेरी एक भी बात न टाले, मैं कहूँ दिन है तो दिन कहे और रात है तो रात कहे। राहुल भी कहता था, हाँ हाँ भगवान, तुम्हारी पसंद की ही बहू आएगी, तुम्ही को तो पसंद करना है। लेकिन निरुपमा यह नहीं जानती थी कि रजत यानी कि निरुपमा और राहुल का बेटा वह किसी लड़की को पसंद करता है और रजत उसी लड़की से शादी करना चाहता था। लेकिन अपने माँ बाप का प्यार देखकर वो चुप हो जाता था
उधर रजत की जो लड़की पसंद थी वो लड़की अपने माँ बाप से बात कर लेती है कि मुझे एक लड़का पसंद है। और इधर निरुपमा लड़की देख रही थी, पंडित जी को बताती है कि पंडित जी मुझे तो ऐसी लड़की चाहिए जो मेरे इशारे पर चले, मैं कहूँ दिन तो दिन कहे, रात कहूँ तो रात, उठो कहे तो उठे और बैठो कहो तो बैठे। इस पर पंडित जी बोलते हैं निरुपमा जी आप ऐसी लड़की नहीं, आप एक काम वाली खोज रही है। अगर काम वाली भी अगर आएगी आपके घर में तो आपका 2 से 3 घंटे ही बात मानेगी, 24 घंटे नहीं। आज के इस जमाने में ऐसी लड़की मिलना तो नामुमकिन है। आप जैसा चाह रहे हैं वैसा तो पॉसिबल नहीं है, मुझे माफ कर दीजिएगा। और पंडित जी चल जाते हैं। निरुपमा राहुल की ओर देखकर उदास हो जाती है। इस पर राहुल बोलता है कोई बात नहीं है, मिल जाएगा। बेचारा राहुल बहुत भोला भाला सीधा साधा था, निरुपमा के बात में फंस कर अपने भैया भाभी को भूल गया था। अब तो इतने साल हो गए थे। इधर रजत भी अपने माँ बाप को एकदम से आकर खुशखबरी सुनाता है कि मम्मी पापा आप लोग क्यों उदास है। इस पर निरुपमा बोलती है तुम्हारे बारे में ही तो चिंता कर रहे हैं, मैं एक जो लड़की खोज रही हूँ जैसी, मुझे कोई मेरे मन लायक मिल ही नहीं रही है। इस पर रजत बोलता है माँ पिताजी आपको कोई भी लड़की खोजने की अब जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ और मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ, और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको भी जरूर पसंद आएगी। इस पर निरुपमा बोलता है कौन है वे लड़की, कैसी है, कैसी दिखती है। और इस पर राहुल बोलता है ठीक है तो जब तुम्हारी पसंद है ही तो मुझे क्या करने की चिंता है। रजत चला जाता है और इधर निरुपमा सोचती है कि मेरा बेटा कैसा पसंद किया है, सचमुच पता नहीं वह कैसी लड़की आएगी। इधर थोड़ी देर में ही निरुपमा की सहेली आ जाती है और बात करने लगती है। बातों बातों में बात करती है कि तुम्हारा तो निरुपमा एक ही बेटा है, देखना कहीं बहू के बात इशारे पर तुम्हारा बेटा तुमसे दूर ना चला जाए। निरुपमा फिर से उदास हो जाती है। जब भी कोई बात करता कि इसके घर की बहू अपने बेटे को फंसा कर ले गई है, माँ बाप से दूर कर दी है, इस पर निरुपमा उदास हो जाती थी और अपने बेटे के बारे में सोचने लगती थी कि मेरी भी बहू मुझे मेरे बेटे से दूर ना कर दे शादी के बाद, इसलिए वो अपने बेटे की शादी में इतनी लेट कर रही थी। लेकिन अब तो रजत खुद लड़की पसंद करके आ गया था। कुछ दिनों में बातचीत होता है और रजत की शादी हो जाती है नीलम से। नीलम बहुत ही अच्छी लड़की थी, वो कभी नहीं चाहती थी कि रजत अपने माँ बाप से दूर रहे, लेकिन भगवान की जो इच्छा होती है वह तो हो के ही रहता है। रजत की जब शादी के पहला दिन था उस दिन तो निरुपमा अपनी बहू नीलम को कुछ भी नहीं बोलती है, लेकिन दूसरे दिन ही निरुपमा अब राहुल से बोलती है जानते हैं मैं तो आज के दिन एक दिन छोड़ दी, लेकिन कल से मैं अब अपने इशारे पर ही अपनी बहू को रखूंगी, अपना मन के वह कर रही है। एक तो मैं जो ऐसा चाहती हूँ वैसा अगर नहीं करेगी तो वह तो हमारे बेटे को हमसे दूर कर देगी। बेचारा राहुल अब अपनी बहू बेटे के मुंह में आ गया था। वह निरुपमा को समझाना चाह रहा था लेकिन नहीं समझा पा रहा था। दूसरे दिन सुबह सुबह होते ही निरुपमा चिल्लाने लगती है बहू बहू कहाँ हो। नीलम आती है तो बोलती है क्या हुआ मम्मी जी, नाश्ता तैयार है। नाश्ते में निरुपमा बहुत ही अच्छे अच्छे व्यंजन बनाई थी अपने बेटे के लिए, लेकिन नीलम तो बाहर से ऑर्डर कर दी थी। इस पर जब निरुपमा अपने बेटे के लिए आलू का पराठा दे रही थी उसी समय नीलम वहां से मार्केट से जो पिज्जा मंगवाई थी लाकर दे देती है। इस पर निरुपमा बहुत उदास हो जाती है और रूम में चली जाती है। राहुल उसे समझाता है कि आज का युग है, बाजार का इन्हें ऑर्डर देकर खाना मंगवाना इनके लिए आम बात है, तुम जो सोच रही हो वैसा बात नहीं है, अब उसका भी तो अधिकार है। जब तुम्हें अपने बेटे को किसी से बांटना ही नहीं था तो शादी ही नहीं करना चाहिए था। तुम्हें अपने बेटे को साफ साफ कह देती कि तुम शादी ही मत करो, मुझे डर लग रहा है कि तुम्हारी पत्नी तुमसे मुझसे दूर न कर दे। वैसा थोड़ी होता है। लेकिन वक्त के साथ इसी तरह से बीत रहा था। सास बहू में नहीं पट रहा था, क्योंकि निरुपमा अपने मन के चलाना चाहती थी और नीलम आज के जमाने की थी, लेकिन वह चाहती थी कि मेरी सास खुश रहे। लेकिन नीलम कितना भी निरुपमा को खुश करने की कोशिश करती थी, निरुपमा खुश होती ही नहीं थी। और एक दिन तो हद ही हो गया, नवरात्र का ही दिन था। नीलम और रजत घर छोड़ के चले गए। यह बात निरुपमा को नहीं बताया गया था, सिर्फ राहुल को पता था। जब निरुपमा अपने बेटे बहू को खोज रही थी तो राहुल बताता है कि तुम्हारे बेटे बहू तो घर छोड़कर चले गए हैं। इस पर निरुपमा बहुत रोती है। राहुल भी अपने रूम में चला जाता है। निरुपमा माता रानी के पास रो रो कर अपना बुरा हाल कर लेती है। तभी माता की मुट्ठी से आवाज आती है, निरुपमा अब रोने से क्या फायदा है, तुम याद करो उस दिन जब तुम अपने पति को एक बाप से दूर करके लाई थी। उस दिन वह बाप और वह माँ भी तो इसी प्रकार से तड़प तड़प कर रो रहे थे।
जिस कलेजे को तुम अपने से दूर होने पर इतना रो रही हो, इतना डर लगा रहता था, वो ऐसे ही तुम अपने पति को भी तो किसी के कलेजे के टुकड़े को ही दूर करके लाई हो। याद करो निरुपमा। निरुपमा याद करती है तो उसे याद आता है कि वह भैया भाभी से किस प्रकार से राहुल को दूर कर दी थी। उसे अपनी गलती का एहसास होता है। माता रानी भी बोलती है कि जाओ तुम अपनी गलती सुधारो, तब तुम्हें तुम्हारा बेटा खुद ब खुद मिल जाएगा। निरुपमा अपनी गलती सुधारने के लिए राहुल को लेकर गांव जाती है भैया भाभी के पास। इतने सालों के बाद जब भैया भाभी के पास जाती है तो उसे बहुत ही अजब लगता है। दरवाजा वह खटखटाती है। भैया भाभी सामने देखकर बहुत ही खुश होते हैं। इस पर बोलते हैं कि यह तो हम दोनों सपना तो नहीं देख रहे हैं। इस पर राहुल पैर छूता हुआ बोलता है, नहीं भैया भाभी, सपना नहीं देख रहे हैं। निरुपमा भी अपनी गलती की माफी मांगती है। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपके बेटे को आपसे दूर किया। मैं तो भूल ही गई थी कि आपने अपने भाई को अपने बेटे से भी बढ़कर प्यार दिया है। इसीलिए तो आपने अपनी संतानें भी नहीं की कि आपके भाई को कोई दिक्कत ना हो, और मैं यह जानते हुए भी आपके भाई को, आपके बेटे को आपसे दूर कर दी। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे आज अपनी गलती का एहसास हो गया है। और निरुपमा अपने बेटे बहू की भी कहानी सुनाती है। इस पर उधर से रोहित अपनी बहू को आवाज देता है, बहू बहू मेहमान आए हैं, चाय नाश्ता लेकर आ जाओ। इस पर राहुल और निरुपमा एक दूसरे को देखने लगते हैं। तभी नीलम चाय लेकर आती है और अपने बेटे रजत को भी देखती है और बहुत खुश हो जाती है, गले लगती है। इस पर रजत अपनी कहानी बताता है कि माता रानी मुझे सपने में आकर इस घर के बारे में और बड़े पापा मम्मी के बारे में बताए थे, इसलिए मैं यहाँ पर आ गया हूँ। और फिर निरुपमा के भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है। फिर सभी लोग मिलजुल कर खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी से हमें यही शिक्षा मिली कि कभी भी किसी को दूर नहीं करना चाहिए। रिश्ते तो हरदम दिल से निभाने चाहिए। किसी को अपना कहने से ही अपना होता है। तो दोस्तों, यह कहानी अच्छी लगी, सचमुच दिल को भा गया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।